गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। वेल आज आपका कल लाइक ऑन सैटरडे वी डिड नॉट हैव एनी क्लास एज सच। आप लोगों का सैटरडे को कोई क्लास नहीं था बिकॉज कुछ वायरल फीवर आ गया। आज भी आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ my fitness, not in the pink of my health, but I am here to give you another lecture based on vocabulary, right? You could read my face as well, that is not looking that in the pink shape, is it? Right then, तो आज की vocabulary की क्लास चालू होगा फिर से, right? Last time मैंने आपको word दिए थे, शायद last word था uncanny, उसके आगे आज शुरुआत करेंगे, ठीक है? चलिए। Okay, then फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज आसान शब्द है बहुत, रिकैंट। दिस इज अ वर्ब बच्चों, रिकैंट ये एक वर्ब है, आप देख रहे हैं। वैसे अगर आप देखें री मीन्स क्या होता है बच्चों, अगेन, री मीन्स अगेन यानी दोबारा, और कैंट मीन्स कांट हैपन। ये इसका हमने नेमोनिक्स आपको पहले ही दे दिया, इसको याद करने का तरीका मैंने आपको पहले ही दे दिया। रिकैंट का मतलब है दोबारा ऐसा नहीं हो सकता, यानी अगर कोई इंसान कुछ रिकैंट कर रहा है, somebody is recanting something, तो वो पास्ट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा, आप बताओ। जब वो कह रहा है दोबारा ऐसा नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली वो तो पास्ट की बात करेगा ना, क्योंकि दोबारा ऐसा नहीं हो सकता तो यानी फ्यूचर में भी वो हुआ कहाँ है, राइट? और फ्यूचर में तो भी होएगा नहीं, ये पास्ट की बात हो रहा है। तो जब पास्ट की बात दोबारा नहीं होगी तब वो करता है रिकैंट, यानी कि इसका मतलब होता है टू अनाउंस इन पब्लिक, टू अनाउंस इन पब्लिक दैट योर बिलीव्स और स्टेटमेंट्स, your beliefs or statements were wrong, आपके जो विश्वास थे, जो आपको बयान थे वो गलत थे, and you no longer agree with them। ये देखिए, अभी इसका हिंदी में लिख दूंगा मैं आपको, पहले मेरे साथ देखिए। रिकैंट, जो भी इंसान रिकैंट करेगा वो ऑफिशियली या पब्लिकली अनाउंस करता है, जनता के सामने आके अनाउंस करता है कि जो उसके बिलीफ्स थे, जो उसकी आइडियोलॉजीज थी, जो उसकी विचारधारा थी, जो उसके विश्वास थे, जो उसके स्टेटमेंट थे, जो पास्ट में दिए गए थे वो गलत थे। They were wrong, right? उनका औचित्य नहीं था, they were wrong, right? और ये वो भी ये चीज अब ये और कह रहा है, गलत तो थे ही मेरी विचारधारा, गलत तो थे ही मेरे विश्वास, और ये भी आश्वासन दे रहा है कि अब no longer agree with them, अब उसका विश्वास भी उन विश्वास पे नहीं रह गया है, अब वो उन विचारधाराओं पे विश्वास भी नहीं करता है। यानी ना सिर्फ गलती मान रहा है यहाँ पे है, बल्कि वो यह भी कह रहा है कि अब ऐसा हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि उस सोच से हम अब बाहर आ चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिकैंट। जैसे एग्जाम्पल, आफ्टर इम्प्रिजनमेंट he recanted his views publicly। ये देखिए, आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, जेल से आने के बाद, सलाखों में पीछे रहने के बाद, अब वह शख्स ने ही रिकेंटेड हिज व्यूज, अपनी जो व्यूज थी उसको रिकेंट किया कि हाँ मुझसे गलती हुआ था, हाँ मैंने वो अपराध किया था, और अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत ही जेंटलमैन बन के रहूंगा, या उस विचारधारा का ऐसा कोई भी अपराध नहीं करूंगा जिससे कि दोबारा मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो। बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिकेंट। फर्ज करिए अभी रिया चक्रवर्ती, सी इज आउट ऑन बेल नाउ, अब तो बेल में बाहर है इस समय, और वो अपने जुर्म तो कॉन्फेस कर ही चुकी है एनसीबी के सामने, और अब अगर वो ये कहती हैं कि हाँ मैं गलत कंपनी में थी, आई वॉज इन ए बैड कंपनी, मैंने गलत लोगों का साथ दिया, मैंने ड्रग पैडलर्स का साथ दिया था, पैसे के इन्फ्लुएंस में साथ दिया, मैंने ये गलत काम किया, मैंने वो गलत काम किया, और अब मैं वो कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, राइट।
और उस सोच से भी मैं बाहर आ चुकी हूं। ये सोच से बाहर आना बहुत जरूरी है अगर आप किसी चीज को रिकेंट कर रहे हो, राइट। एग्जाम्पल एक और लिख लें, रिया is recanting her association with the drug peddlers। ये देखिए, अब रिया चक्रवर्ती अपने उस एसोसिएशन को गलत ठहरा रही हैं। वो कह रही कि मैं ड्रग पेडलर्स का साथ देती थी, जो लोग ड्रग्स बेचने का काम करते थे, उनकी संगत को मैं अब कोस रही हूं। आई एम कर्सिंग ऑन दैट। समझ में आ रहा? दिस इज कॉल्ड रिकेंटिंग, दिस इज कॉल्ड रिकेंटिंग। अब इसके कुछ सिनोनिम अगर आप चाहें तो मैं दे दूं। रिनाउंस यानी त्याग देना, ठीक है, उस विचार को आपने त्याग दिया, दिस इज कॉल्ड रिनाउंस। या अब आप डिनाई कर जाइए कि ऐसी अब मेरी कोई विचारधारा नहीं है। समझ में आ रहा? रेपुडिएट, अब ऐसा अगर कभी ऑफर आपके पास कोई आए उस विचारधारा में, गलत विचारधारा में शामिल होने का, तो आप उसको तुरंत रिफ्यूज कर दे। रेपुडिएट का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करना। समझ में आ रहा है? एक और इसका सिनोनिम है RUE, RUE। RUE का मतलब होता है जो पीछे किया था आप उस पर पछता रहे हैं, पछताना। समझ में आ गया? तो रिकेंटिंग एकदम क्लियर हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रिकेंटिंग में? नो कंफ्यूजन और रिकेंटिंग। आगे बढ़े, देख लीजिए 30 सेकेंड्स के लिए और। ओके, आगे बढ़ते हैं। After recant we have another word that is canard, that is canard। काफी ये सुनाई जैसे कन्नड़ में बोल रहा हूं, कन्नड़ कर रहा हूं। and this is canard, right? CANARD, canard। this is a noun that means false, deliberately misleading story, false deliberately misleading story। देखिए कैनार्ड किसे कहते हैं? कैनार्ड कहते हैं कि ये झूठी मूठी कहानी है। झूठी कहानी को कहते हैं, यानी फ्रेम्ड अप स्टोरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फैब्रिकेटेड, राइट? तो एक कैनार्ड हो गया फैब्रिकेटेड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, ये सब सिनोनिम्स है, उसकी मीनिंग है मतलब। ये देखिए, ये सब झूठी बनावटी कहानियां हैं, इसे कहते हैं कैनार्ड। फॉल्स डेलिबरेटली मिसलीडिंग स्टोरी, फॉल्स डेलिबरेटली मिसलीडिंग स्टोरी। जैसे अभी देखिए हाथरस में हमने देखा कैनार्ड पेश किया गया अलग अलग मीडिया में। कोई मीडिया कह रहा था कि ऑनर किलिंग का मामला, जो बेटी को मारा गया, माँ बाप नहीं मारा, भाई ने मारा। कोई कह रहा नहीं, उसके साथ साथ भीम आर्मी वाले कह रहे उसके साथ तो गैंग रेप होता, बच्ची के साथ है, गुड़िया के साथ है, और उसको छुपाने की सरकार कोशिश कर रही है। तो जो भी सही है गलत है, दैट इज नॉट माई डिसीजन, राइट? द कोर्ट विल डिसाइड कि गलत क्या था, सही क्या था। लेकिन कोई ना कोई तो कैनार्ड पेश कर रहा था, कोई तो झूठा था, दैट इज कॉल्ड कैनार्ड, राइट? और देखिए अनफाउंडेड रूमर होगी ये, जिसके सर पैर नहीं होंगे, इसे कहते हैं कैनार्ड। अनफाउंडेड रूमर, बिना सिर पैर की कहानियां। तो ये हो गया कैनार्ड। कैनार्ड याद हो गया आप लोगों को सबको? देखिए, इज इट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत इजी है कैनार्ड। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको, चलिए मैं नाम किसी का ना लेके ऐसे लिखता हूं। Some sections of the society presented
so many pieces of canard, some sections of the society presented so many pieces of canard in Hathras. ठीक बन गया, दैट इज कॉल्ड कैनार्ड. अभी देखिए अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के ओनर हैं, उन्होंने कहा, प्रमोटर भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए अभी परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा भाई रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी के साथ कुछ धांधली करी है, कुछ बंगलिंग करी है ना, कुछ रिगिंग करी है, कुछ फर्जीवाड़ा किया है, ऐसा कह रहे थे ना वो. और अगले ही दिन रिपब्लिक के जो मालिक हैं वो आते हैं और मीडिया के सामने एक एफआईआर दिखाते हैं, जो बार्क BARC बार्क, ये वो एजेंसी है जो रेटिंग देती है टीवी चैनल्स को, राइट. तो बार्क में लिखा था कि कंप्लेंट में कि इंडिया टुडे यानी जिसके अंतर्गत आज तक चैनल आता है, अरुण सूरी साहब का है, इंडिया टुडे के खिलाफ 6 बार नाम दर्ज किया गया एफआईआर में है कि इंडिया टुडे ने यानी आज तक वालों ने उसके साथ छेड़खानी करी टीआरपी के साथ. तो अर्णव गोस्वामी की अगर हम बात माने तो उनके हिसाब से मुंबई पुलिस ने कैनार्ड पेश किया. क्या पेश किया? कैनार्ड पेश किया मुंबई पुलिस ने, राइट. ओके, अब क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं. Impassive. Next word is impassive. ये एडजेक्टिव है. दिस इज एडजेक्टिव impassive. देखिए impassive एडजेक्टिव का मतलब है showing no emotions or reactions. showing no emotions और reactions. इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये जो इम्पैसिव इंसान होता है ये बिल्कुल अपैथेटिक होता है. कैसा होता है? अपैथेटिक. अपैथेटिक का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी प्रकार का की संवेदना न रखे, दूसरों के प्रति रखे, या कोई प्रतिक्रिया ना दे, ये इम्पैसिव है. देखिए, सो शोइंग नो इमोशंस और रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड इम्पैसिव. अब इसका एग्जाम्पल हमें देखना पड़ेगा. देखो, अच्छा, अब यहां पे एक चीज और देखने वाली, बताने वाली है आपको कि इम्पैसिव इंसान होता क्यों है. अच्छा बताइए, कोई आदमी, हमने देखा होगा, कोई हम सड़क पे जा रहे हैं जब हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो हमारा मिलने वाला नहीं था, हम कहीं से दूर दूर से उस इंसान को नहीं जानते थे, ठीक है, हम नहीं रुके, हम चले गए, तो हो गया इम्पैसिव. लेकिन अगर हमारे घर का कोई होता, हमारा कोई खून होता, हमारा भाई होता, बहन होता, बेटा होता, माँ होता, बाप होता, ठीक है, जिससे ब्लड रिलेशन हमारा था, बहुत क्लोज रिलेशन थे, तो क्या हम ऐसे इम्पैसिव होते? नहीं होते ना, तब तो नहीं होते हैं. तो यानी कि इसका मतलब क्या है? क्योंकि स्पेशली बिकॉज वह व्यक्ति, हिंदी में लिख दे रहा हूं, वह व्यक्ति उससे अफेक्टेड नहीं है, खुद वो अफेक्टेड कहीं से नहीं है, ठीक है. दैट पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय इन द सिचुएशन ही इज इन. बात समझ रहे हैं? तो ही तो इम्पैसिव होगा भाई. हम तभी तो इम्पैसिव होंगे जब हमारे ऊपर उसकी कोई आंच नहीं आने जा रही, तो हम इम्पैसिव हो जाएंगे. हमारा अपना होगा तो हम तो इम्पैसिव नहीं होंगे, हम तो एक्टिव हो जाएंगे, प्रोएक्टिव हो जाते हैं. क्यों? अब समझ में आ रही बात है? लिखूं? देखिए, इम्पैसिव फेस, ये क्या होता है? एक ऐसा चेहरा जिसके चेहरे पर आपको कोई भी संवेदना नहीं प्रकट आ रही है. जैसे आपने देखा था हाथरस में जब बेटी को जलाया जा रहा था, रात में क्रिमेट किया जा रहा था खेत में, तो एक दरोगा जी दिखाए गए थे 2 स्टार वाले, पता नहीं कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ. वो ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहे थे. सोनिया की बेटी प्रियंका और राहुल अपनी गाड़ी ड्राइव करते जा रहे तो ठहाके मार रहे थे हाथरस के रोड पे जाते हुए. ये इम्पैसिव फेस था, ये इम्पैसिव जेस्चर्स थे जिसकी आलोचना होना चाहिए.
वो दरोगा जी की भी आलोचना होनी चाहिए जिन्होंने बेटी की को जलाया जा रहा हो, वहां पे वो हंसते हुए कैमरे पे कॉट हुए। क्यों? दिस इज कॉल्ड इम्पैसिव। समझ में आ रहा है? इम्पैसिव मैनर। ये देखिए इम्पैसिव मैनर समझते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि कोई गरीब मर जाता है, पुलिस वाले उसको लोडर में बॉडी को लाद देते हैं, ऐसे ही है ना, बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। ये एक इम्पैसिव जेस्चर्स है, इम्पैसिव मैनर्स हैं। इम्पैसिव का मतलब होता है व्हेन यू लैक, जब आप के अंदर सेंसिटिविटी नहीं रहती है, बिल्कुल मतलब आपके अंदर कोई संवेदनशीलता ही नहीं रहती है, तब ये आप इम्पैसिव हो जाते हो, जो कि सबके साथ तो हर आदमी नहीं होता है ना। मैंने अभी बताया था इम्पैसिव आप तभी होते हैं जब आप उससे अफेक्टेड नहीं हो। समझ में आ रहा है? पड़ोसी का बच्चा जो है एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है आप इम्पैसिव बना रहे हो, लेकिन आपका बच्चा जब एक्सीडेंट होता तो आप इम्पैसिव नहीं बने रह सकते ना। तो इम्पैसिव का मतलब क्लियर हो गया और समझे? अब इसकी नेमोनिक्स देख लो, मेमोरी ट्रिक्स देख लो। इम्पैसिव स्पेलिंग देखो, इम्पैसिव क्या लिखा है यहाँ पे? इसका मतलब है आई एम पैसिव लिखा है। तो हर इम्पैसिव इंसान कहता है कि आई एम पैसिव। जो होगा इम्पैसिव वही होगा पैसिव, जो होगा इम्पैसिव वही होगा पैसिव, जो होगा इम्पैसिव वही होगा पैसिव। समझ में आ रहा है? जो होगा इम्पैसिव वही होगा पैसिव, राइट? आई एम पैसिव। इम्पैसिव क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ता हूं। एक्सपैशिएट, ये देखिए बच्चों, एक्सपैशिएट, एक्सपैशिएट, एक्सपैशिएट बोलते रहा करो तो ये आपको याद होगा। इट विल हेल्प यू रिटेन दीज वर्ड्स इन योर माइंड, राइट? टू राइट कुछ लिखना, या स्पीक यानी कुछ बोलना, ठीक है? इन डिटेल विस्तार से, अबाउट समबडी या समथिंग। ये देखिए एसबी का मतलब समबडी है, एसटीएच का मतलब समथिंग है, ठीक है? तो टू राइट और टू स्पीक इन डिटेल अबाउट समबडी और समथिंग, किसी इंसान के विषय में, किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में आप विस्तृत रूप से किसी को बताएं या विस्तृत रूप से किसी को लिखें, ये होता है एक्सपैशिएट। क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एक्सपैशिएट, दिस इज कॉल्ड एक्सपैशिएट। समझ में आ रहा? यानी इसको अगर हम देखें, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सपैशिएटेड, ठीक है? द डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सपैशिएटेड ऑन बिक्रू शूट आउट, है ना, टू द चीफ मिनिस्टर। ये देखिए अब बिक्रू कांड में जिसमें विकास दुबे एलिजेडली शॉट 8 पुलिसमैन डेड, है ना, तो उसमें उनसे रिपोर्ट मांगी गई यूपी के डीजीपी साहब से कि मुझे पूरी विस्तृत घटना बताइए। तो ही एक्सपैशिएटेड ऑन बिक्रू शूट आउट टू द चीफ मिनिस्टर। अब समझ में आया एक्सपैशिएटेड का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसके साथ एक्सपैशिएट के साथ ऑन भी लग सकता है, अपॉन भी लग सकता है, दोनों प्रपोजिशन लग सकती हैं, समबडी या समथिंग। सिनोनिम्स आपके सामने आ चुके हैं। सिनोनिम है एलोबरेट, किसी चीज का विस्तार से वर्णन करना, या एक्सप्लेन, ठीक? ये इसके सिनोनिम हो गए। राइट? एक्सपैशिएट। अब देखो बेटा, इसको याद करने की मेमोरी ट्रिक क्या है? देखिए मैं फिर से वो वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, उसको तोड़ के अब लिखूंगा। ये देखिए
इससे बनता है एक्स और PATI, एक्स पति। जब भी कोई महिला अपने एक्स पति यानी पूर्व पति यानी जो जिससे तलाक लिया जा चुका है या छोड़ दिया जिसको है, उस पति के बारे में जब कोई भी महिला बात करती है तो वो संक्षिप्त में बोलती है, बड़ा विस्तार से पूरा बताती है कि वो कितना गंदा आदमी था, कैसे मुझे मिला था, कैसे मुझे फंसाया, कैसे मेरा जिंदगी बर्बाद किया, और अब देखो मैंने वही कर दिया। क्यों? तो ये होता है एक्स पति से, इसको याद कर लीजिए एक्सपेशिएट। एक्स पति से याद कर लीजिए एक्सपेशिएट। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर हो गया एक्सपेशिएट। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता एक शब्द और आता बच्चों है। ये एक्सपेशिएट था और वो देखिए होगा एक्सपिएट। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है। इधर का उधर, उधर का इधर कर देते, मीनिंग है एक्सपेशिएट और एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब आप जानते हैं? एक्सपिएट का मतलब होता है, हिंदी में गाएंगे, अरे पश्चाताप। यस, पश्चाताप करना। ये देखिए एक्सपेशिएट का मतलब होता है, सॉरी एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब होता है to do something to yourself as a form of punishment। दंड के रूप में आप अपने को कुछ देंगे, आप अपने को दंडित करते हैं। जब आप दंड के रूप में अपने को कोई कार्य करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपिएट, यानी पश्चाताप करना। ठीक है ना? एंड उसमें आप सुधार भी अपने अंदर करते हैं, सुधार भी करते हैं। हिंदी में लिख देता हूं, जैसे एक्सपिएट समझ में आ रहा है? मान के चलिए कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और गलत पढ़ा दिया धोखे से, और आप वही परीक्षा में गलत लिखे, उसी एक क्वेश्चन के मारे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप ओवर एज हो गए। आप मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी आपके कारण से अब मैं ओवर एज हो गया हूं और अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और आपने जो गलत मुझे पढ़ाया था उसके कारण से मेरा सिलेक्शन रुका है, उसी एक क्वेश्चन से। अब देखिए मैं क्या करूंगा एज ए गुरु, अब मेरे पास तो कोई रास्ता है नहीं, तो मैं कहूँगा ठीक है यार, अब मैं एक्सपिएट करता हूँ। अब मैं जितने भी लोग होंगे तुम्हारे घर में, जब भी होंगे, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरा संस्थान चलेगा, हम तुमसे कोई फीस नहीं लेंगे। अब वो कह रहा है कि अब तो हम भेजेंगे नहीं आपके यहाँ किसी को। क्यों? आपके चक्कर से मेरा ये हो गया, तो अभी आने वाली जनरेशन का भी यही होगा। खैर चलो, ये तो एक एग्जाम्पल था। तो ये हुआ एक्सपिएट, इसकी नाउन होती है एक्सपिएशन। कई लोग हवन कराते हैं, कई लोग तमाम पूजन पाठ कराते हैं। क्यों? जब आपसे गलती हो जाता है तो आप भगवान से क्षमा मांगते हो, क्षमा मांगते समय आप पश्चाताप करते हो, उस पश्चाताप को आप एक्सपिएशन में ले जा सकते हैं। राइट? इसी से बहुत क्लोजली रिलेटेड एक और सिनोनिम है जहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यू विल गेट योर वायर्स क्रॉस्ड, और वो क्या है? देखो, पश्चाताप करना और पछताना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पछताना समझ में आ रहा है? पछताने की इंग्लिश होती है, पछताने का मतलब होता है टू रिग्रेट। आप अपने पास्ट को लेकर के क्या हो रहे हैं? पछता रहे हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं। क्यों? यू आर रिग्रेटिंग अबाउट दैट। तो ये हो गया पछताना, लेकिन आप उसमें कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो पछताने की बात है, पश्चाताप करने की बात नहीं थी वहां पे। ठीक है ना? जैसे तुमने मेहनत नहीं करी, अब तुम पछता रहे हो, दोबारा हाई स्कूल की परीक्षा दोगे, दिस इज पछताना। और पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप में आप अपने को कुछ प्यूनिटिवली वर्क करते हैं, कुछ अपने को दंडात्मक क्रियाकार भी अपने ऊपर करते हैं, और आप सुधार बहुत करते हैं उस पर, दैट इज कॉल्ड दैट। तो रिग्रेट, इसके दो चार सिनोनिम और लिख देते हैं। टू रिपेंट, टू रिमोर्स, सब पछताने की हैं। टू लेमेंट, ठीक, ये सब है पछताने की। ठीक है? रिपेंट का नाउन होता है रिपेंटेंस, रिमोर्स का नाउन होता है रिमोर्स ही रहेगा,
और लेमेंट का नाउन हो जाएगा लेमेंटेशन। ठीक, लेमेंट का नाउन हो जाएगा लेमेंटेशन। देख लीजिए। लेकिन आई एम फीडिंग माई मार्कर, मार्कर में डाला जा रहा है, दैट्स वाई दिस देयर इज डिले। यू टू कैन हैव सम वाटर। नेक्स्ट word of the class is expedite। expedite, expedite का मतलब बेटा क्या होगा? किसी कार्य में तेजी लाना। किसी कार्य में तेजी लाना, इसे कहते हैं एक्सपेडाइट। जैसे इंग्लिश हो गई टू हेस्टेन द प्रोसेस। टू हेस्टेन द प्रोसेस माने एक्सपेडाइट करना, राइट। जैसे एग्जाम्पल, the CM has ordered his ministers to expedite the pending work। जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उनको वो तेजी लाएं, उनको काम करने में और गतिशीलता लाएं, इसे कहते हैं एक्सपेडाइट करना। क्या कहते हैं? एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट करना। जैसे कोर्ट हमारी बड़ी धीमी है, बड़ी टार्डी है, TARDY, टार्डी माने धीमी, बहुत ही टार्डी है, और कोर्ट को हमारी एक्सपेडाइट करने की जरूरत है ना। 20-20, 30-30 साल मुकदमे चलते हैं, सो दोज केसेस मस्ट बी एक्सपेडाइटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेटिफाइड। पहले तो देखते हैं स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई बेटा एक वर्ब है, STRATIFY। स्ट्रेटिफाई इज अ वर्ब। यहां पे इसका मतलब क्या है? टू अरेंज दी। स्ट्रेटिफाई का देखो मतलब क्या है? टू अरेंज the different parts to arrange the different parts of to arrange the different parts of something to arrange the different parts of something in separate layers। ये तो होता है इसका मीनिंग है। अब हम आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, स्ट्रेटम माने होती लेयर, परत। ठीक, जैसे पृथ्वी पर जो लेयर्स हैं उसको स्ट्रेटा कहते हैं। स्ट्रेटम का प्लूरल होता है स्ट्रेटा। सो मेनी स्ट्रेटा आर देयर ऑन अर्थ, राइट। बहुत सारी परत होती हैं मिट्टी की, आप देखते हैं जमीन पर। सो टू अरेंज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग इन सेपरेट लेयर्स या ग्रुप्स। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इनको सेपरेट लेयर्स या सेपरेट ग्रुप्स में आप अरेंज कर दीजिए। अब कैसे समझा मैं आपको? देखिए, जैसे आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं, सपोज आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं। अब आप उनको स्ट्रेटिफाई करना चाहते हैं। नाउ यू वांट टू स्ट्रेटिफाई द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट।
अब 500 स्टूडेंट्स को स्ट्रेटिफाई करना कैसे होंगे? अब स्ट्रेटिफाई द स्टूडेंट्स, देखिए मैं लिखता हूं, आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या हुआ। स्ट्रेटिफाई द स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड बाय एज, जेंडर, रिलीजन, है ना, और अगर आप चाहें तो एरिया डाल दीजिए, बस हो गया। अब देखिए आपने 500 स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट को स्ट्रेटिफाई कैसे करेंगे? एज वाइज उनको कैटेगराइज कर दिए, जेंडर सबके लिख दीजिए, रिलीजन लिख दीजिए, एरिया लिख दीजिए, कास्ट लिखना कास्ट भी लिख दीजिए, समझ में आना? तो ऐसे होता है स्ट्रेटिफाई। क्या होता है? इस तरीके से हम स्ट्रेटिफाई करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए अगर हमने लिखा स्ट्रेटिफाइड, ये एडजेक्टिव हो गया। स्ट्रेटिफाइड का मतलब व्यवस्थित। व्यवस्थित क्या हो गए? कौन व्यवस्थित? यहां पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। एटसेट्रा। अब देखिए अगर 500 स्टूडेंट हैं और ये स्ट्रेटिफाइड लिस्ट अगर आपको हाथ में आती है, स्ट्रेटिफाइड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब अब स्टूडेंट्स की कैटेगरी बनी हुई है। इस एज वाले स्टूडेंट इधर हैं, इस एज के ये हैं, इस एरिया के ये हैं, इस रिलीजन की ये हैं, इस जेंडर की ये, तो स्ट्रेटिफाइड हो गया। ऐसे ही हमारा समाज भी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, समझते हैं? हमारा समाज भी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है। समाज को जाना ही जाता है कि ये सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है, इसमें रिच लोगों का ये है, पॉश एरिया ये है, पुअर लोग इधर रहते हैं, मिडिल क्लास इधर रहता है, ये स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफिकेशन अच्छा है कि खराब, ये आप डिसाइड करो, लेकिन हमारी समाज कैसी है? स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। आप तिलक नगर, पार्वती बांग्ला रोड चले जाते हो, आर्य नगर, स्वरूप नगर, तो कहा जाता नहीं भाई ये तो पॉश एरियाज हैं। अब दबोली, गुजनी, बर्रा, चिलौली ये आ जाता तो कहा जाता है अरे यार ये तो छोटा मोटा एरिया। नहीं, लाइक दैट। ऐसा है कि नहीं है, दैट इज यू टू डिसाइड, बट आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल्स ऑफ कि कैसे स्ट्रेटिफाई किया जाता है समाज को भी हमारे। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए अगले शब्द पे इसका प्रोनाउंसिएशन देना। ये नाउन है, TREATISE, TREATISE। क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रीटीज कि ट्रेटीज कि ट्रीटाइज? इसको पढ़ेंगे ट्रीटस। कितना अजीबोगरीब सा प्रोनाउंसिएशन है, नहीं? इसको पढ़ेंगे ट्रीटस। क्या पढ़ेंगे? ट्रीटस। अब ये होता क्या है? अ फॉर्मल piece of writing, a formal piece of writing that considers a formal piece of writing that considers and examines a particular subject and examines a particular subject। देखिए ये एक प्रकार का लेख होता है जो किसी विषय की जांच पर आधारित होता है। ये एक प्रकार का लेख होता है जो किसी विषय की जांच पर आधारित होता है, इसे ट्रीटस कहते हैं। जैसे a 6 volume treatise on trademark। अब मान लीजिए कोई ट्रेडमार्क पर रिसर्च हुई है, ट्रेडमार्क समझते हैं ना, ट्रेडमार्क पर कोई रिसर्च करी गई है, उस पर किताब लिखी गई है, उस किताब के 6 वॉल्यूम हैं, तो 6 वॉल्यूम है, 6 संस्करण में किताब आई है,
6 पार्ट में किताब आई है बाजार में, और वो एक ट्रीटस है, एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है, इस विषय पर। विषय क्या है? ट्रेडमार्क है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रीटस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ट्रीटस समझ में आ रहा है? ठीक है। मेरी एनर्जी डाउन क्यों है? आई एम रनिंग थ्रू वायरल एज आई टोल्ड यू एट द आउटसेट ऑफ द क्लास, राइट। अभी थोड़ा ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फिजिकली फिट, फीवर है थोड़ा सा, बट आई थॉट कि आपको क्लास देना चाहिए, सो आई एम गिविंग यू द क्लास। आजकल बताना बड़ा मुश्किल होता है, किसी को बता दो फीवर है, पीपल टेक इट अदरवाइज, ये कोई कोरोना का तो नहीं पेशेंट है, लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड, next word is nugatory. This is adjective. Nugatory is another adjective. देखिए इसका मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस। ये किसी भी महत्व का नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, यानी मूल्यहीन, बेमतलब का, है ना, फ्यूटाइल, निरर्थक, फ्यूटाइल, निरर्थक, यूजलेस, बेकार, बिना काम का, वर्थलेस, महत्वहीन। ये देखिए इसके मीनिंग है क्या। अभी मीनिंग हम रटा भी आपको देंगे, निगेटरी वाले एग्जाम्पल सीख लें, फिर रटाएंगे हम आपको। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बकवास है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे न्यूगेटरी इश्यू ऑफ डिबेट, अगर कोई डिबेट होने जा रही है उसका मुद्दा ही न्यूगेटरी है, उसका मुद्दा ही न्यूगेटरी है। मुद्दे कैसे न्यूगेटरी होती बताइए? आपकी नजर मुद्दा बेकार का है, इस पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? निगेटरी। बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, कास्ट को लेकर के हैं, ऊंची जाति नीची जाति के बीच में डिबेट होती है ना, ब्राह्मण और दलित के बीच में डिबेट। अभी टीवी में मैं देख रहा था, तो दलित के डॉक्टर साहब एक थे, वो ब्राह्मण के प्रोफेसर को कह रहे थे भाई तुमने गलत बताया, तुम ही लोगों ने समाज बांटा है, तुम ही लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस पे प्रतिबंध लगाया, और उधर से भी फिर रिटेलिएटरी एक प्रकार से उनको जवाब मिल रहा था। तो ये जो मुद्दे हैं ना, ये वहीं के जस के तस रहेंगे, ये निगेटरी हो गया। निगेटरी और भी हो सकते हैं मुद्दे जो आपको लगता हो कि औचित्यहीन है, जिन पे डिबेट नहीं होना चाहिए। निगेटरी ऑब्जर्वेशन, बताइए निगेटरी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? बताइए। जैसे कोई अपने 30-35 साल का एक एग्जीक्यूटिव आता है, बहुत अच्छा उसने अपना इंटरव्यू दिया, बोर्ड पूरा खुश था उससे, और उसको एक चीज पे डिस्क्वालीफाई आपने कर दिया आपस में। बोले यार ये जब आया था उसकी दाढ़ी के 1-2 बाल सफेद थे, इसको डाई कराना चाहिए था, इसी कारण इसको हम रिजेक्ट कर देते। अगर ऐसे ट्रिवियल ग्राउंड्स बनाएंगे, रिजेक्शन के काबिलियत को दरनकार करेंगे, तो मेरी नज़र में ये ऑब्जर्वेशन कैसा था आपका? ये निगेटरी ऑब्जर्वेशन है। कैसा ऑब्जर्वेशन है? निगेटरी। ये तो साहब उसे इस तरीके से हो गया कि किताब को उसके कवर से पहचानो, ये तो गलत बात होगी। किताब को उसके कवर से, कवर तो बड़ा रंगीन अच्छा था, अंदर कंटेंट गड़बड़ निकला। तो नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, कहते हैं ना, किसी भी किताब को उसके कवर से चेक मत करो, उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा वो पढ़ो। ये हो गया निगेटिव। अब इसके नेमोनिक्स देखिए क्या होंगी, याद कैसे करेंगे? न्यू गे ट्री, देखिए आपको हंसी आ रहा होगा पढ़ के, ये न्यू गे ट्री। अब ये कौन सा ट्री है? गे ट्री है। गे का मतलब क्या होता बताइए आप लोग? देखिए आ गई मुस्कुराहट चेहरे पर। गे मीन्स, एक देखो गे का एक मतलब होता है हैप्पी भी, समझ लो पहले तो। गे जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हैप्पी भी होता है। जैसे आपने किसी से पूछा हाउ आर यू, उसने कहा आई एम गे टुडे, तो उसको गलत मत लेना कि ही सेज दैट आई एम गे टुडे। आज मैं गे हूं तो गे का मतलब तुम कुछ और समझ लो।
और एक गे तो जानते ही, होमोसेक्सुअल मेल को कहते हैं। दूसरा मीनिंग गे का मतलब होता है अ होमोसेक्सुअल मेल, समलैंगिक पुरुष, ठीक है, एक ही भी गे होता बेटा। अब यहां पे हमारा वाला यही गे है। अच्छा गे बताओ, गे क्यों हमारा समाज इन मेजॉरिटी गे को पसंद नहीं करता है, लेस्बियंस को पसंद नहीं करता, होमोसेक्सुअलिटी को पसंद नहीं करता है? खैर इस पर कई डिबेट जा सकती है, लीगलाइज्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गे को हम मानते हैं प्रोड्यूसेस नथिंग। टू गेज कैन नॉट प्रोड्यूस ए चाइल्ड, टू गेज कैन नॉट प्रोड्यूस ए चाइल्ड, दैट्स अ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल एंड बायोलॉजिकल, दोनों जगह से सही है। गे प्रोड्यूसेस नथिंग, जो कुछ ना पैदा करे तो वो किसी मूल्य का रहा नहीं, किसी इंपॉर्टेंस का रहा नहीं, फ्यूटाइल हो गया, निरर्थक हो गया, बेकार हो गया, महत्वहीन हो गया। ऐसे याद कर लीजिए, गे ट्री है ये। अब गे ट्री में कोई फल ही नहीं लगेगा। अगर गे ट्री है तो ये ट्री डजंट बियर एनी फ्रूट्स, समझ में आ रहा है? तो वहां से इसको याद करने का तरीका मैंने आपको दिया, आप भी अपने नेमोनिक्स खुद बना सकते हैं, मैंने पहले दिन से कहा आपको है। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देख लें। ट्रिवियल, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, इनवैलिड, ये इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है। और एक और होगा ट्रिफलिंग, ट्राइफलिंग भी पढ़ सकते हैं। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस, राइट? अब बताइए बच्चों, निगेटरी पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है? निगेटरी नो। चलिए आगे एक शब्द और देख लेते हैं। ये सिंपल है, आपने सुना भी शायद हो। और देखिए याद करिएगा बच्चों, ऐसे नहीं कि मेरी मेहनत बेकार करें। एले, देखिए अगला शब्द आपके सामने आया एले। एले का मतलब होता है टू ईज, टू सूद, टू ईज, टू सूद, टू कैम, पेसिफाई करना, शांत करना, है ना? एले का मतलब होता है बेटा शांत करना किसी चीज को, या किसी, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की तीव्रता को कम कर देना, है ना? है ना, किसी चीज की आपने तीव्रता को कम कर दिया। जैसे एक बच्चा बड़ा रो रहा था, उसकी मम्मी मार्केट चली गई, बच्चे को सोता हुआ घर में छोड़ के बच्चा उठता है, रोने लगता है, घर तूफान हिला देता बिल्कुल है। अब आप आए, एक कैडबरी की चॉकलेट ले आए। अब बच्चे ने बंद तो नहीं किया रोना, लेकिन अब थोड़ी उसकी रोने की इंटेंसिटी कम हो गई। जो तेज तेज रो रहा, धीमे धीमे रो रहा, आपने एक चॉकलेट और दी और इंटेंसिटी कम हो गई। चॉकलेट का पूरा बॉक्स दे दिया, कहता अंकल थैंक यू, अब मैं जा रहा हूँ फिर से मजा करने, नो प्रॉब्लम, राइट? तो देखिए ये एले है। क्या है एले? एले का मतलब समझते हो? किसी मतलब जैसे एग्जांपल दें, एले समबडीज वरीज, किसी की चिंताओं को आप जाइए एले कर दीजिए। किसी के पास वरीज है, डॉक्टर क्या करता है? आपकी तमाम चिंताओं को एले कर देता है कि नहीं करता है? दैट्स कॉल्ड एले, राइट? तो किसी की चिंताओं को कम करना, किसी को डर लग रहा, आपने उसके डर को भगा दिया, बस यहीं पे एले लगेगा। ये देखिए, ठीक? तो वरीज, फियर, एंजाइटी, चिंता खत्म करना या कम करना, इसका नेमोनिक्स क्या होगा? जैसे बच्चों को नहीं हम करते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर ले 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 आजा बेटा मेरा, है, अब बच्चा शांत हो जाता, तो शांत का देख लिए। दूसरा एले का मतलब होता है नेमोनिक्स है ऑल